चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हम लास्ट क्लास में जैसे प्योर रोलिंग पढ़ रहे थे और मोर स्पेसिफिकली कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन पढ़ रहे थे, उसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। हमने काफ़ी सारी बातें तो देख ही ली थी, लेकिन हमने एक बात याद ज़रूर कर ली थी कि अगर किसी फिक्स्ड सरफेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर प्योर रोलिंग कर रही है तो उसकी वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन था कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, और सेंटर के एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन बीच में रिलेशन था a इज इक्वल्स टू अल्फा आर। हमने प्रूव भी किया था और हम लोगों ने इस बात को याद भी किया था। लेकिन अगेन सिर्फ इतनी सी बात से तो बात नहीं बनेगी, हमें और बहुत तरह की बातें जाननी पड़ेंगी। तो चलिए करते हैं कोशिश। सुनिए बच्चों, मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मैं सवाल को थोड़ा सा है ना पार्ट्स में पूछ रहा हूँ, थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, जिससे आप लोग मेरे साथ साथ करते रहो। आपको ऐसा नहीं लगे कुछ अचानक से सर ने बहुत ही रैंडम सी बात पूछ ली, तो इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा पार्ट्स में पूछ रहा हूँ। आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारे पास ये कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई डिस्क है। इसके नीचे जो सरफेस है ये फिक्स है। इस फिक्स सरफेस का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है उसको मैं एक बार के लिए P कह रहा हूं। इस ऑब्जेक्ट के सेंटर के पास वेलोसिटी है सामने की तरफ v और एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा और वो है v बाई आर। एज यू कैन सी दैट कि मैंने वैल्यूज इस तरह से लिए कि इस फिक्स सरफेस पर प्योर रोलिंग हो। ठीक है, ये कहानी है t इज इक्वल्स टू 0 पे। t इज इक्वल्स टू 0 पर ये कहानी है। एक्चुअल सवाल थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन आप एक बार इत्मीनान रखें, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ, उस जो जितना पूछूं सिर्फ उतना ही जवाब देना है। सवाल है बेटा, फाइंड स्पीड ऑफ पॉइंट P एट टाइम t। किसी भी टाइम t पर पॉइंट P के पास कितनी स्पीड होगी, ये हमारा सवाल है। किसी भी टाइम t पर पॉइंट P के पास कितनी स्पीड होगी। आप इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि t टाइम बाद बेटा ये पॉइंट P यहां नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर तो आ ही जाएगा। तो थोड़े टाइम बाद सिचुएशन विल बी लाइक दिस कि सेंटर है यहां पर, सेंटर के पास थोड़ा वेलोसिटी v ही रहेगी और हमारा जो पॉइंट P है वो मान लेते हैं कि यहां कहीं आ गया। पॉइंट P ने मेरे बच्चों कुछ एंगल चल लिया, लेट्स से थीटा। दिस थीटा कैन रिटन एज ओमेगा इंटू टाइम। आपकी स्पीड कांस्टेंट है, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, तो थीटा विल बी ओमेगा इंटू टी। मुझे इस पॉइंट P की वेलोसिटी लिखनी है, स्पीड लिखनी है, लिख देंगे। मैं आपको सिखा चुका हूं। ये तो रिपीटेशन है। इस पॉइंट P पर जो वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी निकालना तुम्हारे लिए रिपीटेशन है। सुनना इस बात को। सेंटर के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट P के पास वेलोसिटी है ऐसे, दैट इज ओमेगा इंटू आर। सेंटर के रेस्पेक्ट में इसका मोशन है सर्कुलर, वेलोसिटी है ऐसे ओमेगा इंटू आर। ओमेगा इंटू आर की वैल्यू है v। सेंटर की खुद की वेलोसिटी है सामने की तरफ v। तो जो भी वेलोसिटी आएगी वो ऑफ कोर्स इन दोनों का वेक्टर सम आएगी। हालांकि दोनों ही v है तो कोई बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है नेट वेलोसिटी निकालना, हम निकाल लेंगे। कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर ये तो लास्ट क्लास में किया भी था। बिल्कुल किया था। देखिएगा, एज यू कैन सी दैट दिस एंगल इज ऑफ कोर्स 90 डिग्री because this velocity is tangential, this line is radial, angle between tangential and radial is of course 90। अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा। इन दोनों वेलोसिटीज के बीच में टोटल एंगल आ गया 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इस पॉइंट P की जो नेट वेलोसिटी होगी इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इन दोनों वेलोसिटीज के बिल्कुल बीचों बीच, and the net velocity of point P will be, but what is the formula of vector summation? You could say कि sir formula is something like this: root of a square plus b square plus 2 times a into b into cos of angle between them. But what is the angle between these two velocities? I think angle between these two velocities 180 degree minus theta. Now
cos 180 minus theta is of course minus cos theta, and it can be written like this. It can be written like this: under root of v square 1 plus 1, that is 2, minus 2 times cos theta. Cos 180 minus theta is minus cos theta, and that is under root of 2v square बाहर निकाल लिया, 1 माइनस कॉस थीटा इज ऑफ कोर्स 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको जैसे हमने सॉल्व किया, हमारे पास पॉइंट P के पास जो वेलोसिटी आ गई वो आ गई है 2v साइन थीटा बाई 2। किसी भी समझदार बच्चे को याद होगा कि ये वाली वेलोसिटी हमने लास्ट क्लास में निकाली थी। सबसे नीचे वाले पॉइंट पर थीटा की वैल्यू 0, तो पॉइंट P की वेलोसिटी 0 होती भी है। जब ये वाला पॉइंट P बेटा यहाँ कहीं पहुँच जाएगा तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, यहाँ पर 90/2 45, साइन 45 इज 1/√2, वेलोसिटी होगी √2v। अगर P पॉइंट यहाँ पहुँचता तो वेलोसिटी विल बी √2v। आई होप यू रिमेंबर दैट। हाईएस्ट पॉइंट पर अगर वेलोसिटी निकालना चाहोगे तो थीटा को पाई रख दो, पाई रखा तो π/2, साइन π/2 कितना होता है 1, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P आ गया 2v, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी आ गई 2v। तो हम क्लास में कर चुके हैं, बस हमारे पास एक्स्ट्रा काम ये आ गया कि स्पीड ऑफ पॉइंट P is 2v sin theta and theta can be written as omega into t। theta can be written as omega into t। किसी भी टाइम पर पूछिए ना, इसलिए अगर आपको ओमेगा के टर्म्स में आंसर नहीं लिखना तो आप कह सकते हो कि सर ओमेगा कैन बी रिटन एज v/r। ये आपके पास है पॉइंट P की स्पीड, किसी भी टाइम पर पॉइंट P की स्पीड ये। आई होप इट्स ओके। अब अगला सवाल, find a distance traveled by point P in t is equals to 0 to t is equals to 2π/omega। I hope you remember that what is this 2π/omega means। 2π/omega मतलब पूरा एक चक्कर काटने में कितना समय लगेगा, उस पूरे समय के अंदर आपके इस P पॉइंट की कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। हमने लास्ट क्लास में बात यहीं छोड़ी थी, वहीं से हमने एक तरह से स्टार्ट कर रखा है। तो चलिए, हो सकता है कि आप भूल गए उस बात को, तो मैं एक बार थोड़ा सा उसको रिपीट कर देता हूँ। ये बेटा मैं मिटा रहा हूँ, मेरे को याद है कि स्पीड क्या थी, मैं उसको पुट कर दूंगा। तो हमने देखा था इस बात को कि अगर आपके पास ये फिक्स्ड सरफेस है, इस फिक्स्ड सरफेस पर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की कोई ऑब्जेक्ट है, रेडियस अगर आपके पास r है, तो ये सेंटर वाला पॉइंट तो चलते 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 यूँ आएगा, ये वाला जो पॉइंट P है ये यूँ चलते 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 ऐसे आएगा। तो पॉइंट P शुरुआत में यहाँ होगा, कभी न कभी सबसे ऊपर भी होगा, वापस कभी न कभी सबसे नीचे भी आएगा। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट है, एवरीवन नोस द डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी 2πr। ये अगर t इज इक्वल्स टू 0 है तो ये P वाला पॉइंट सबसे नीचे कब आएगा, जब टाइम की वैल्यू होगी 2π/omega। मुझसे पूछा गया है कि ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ। पहली बात, ये जो पाथ है, दिस काइंड ऑफ पाथ इज नोन एज साइक्लॉइड। मुझे इस पाथ की लेंथ बतानी है, बताएंगे। इतना तो तय है कि इसकी वैल्यू 2πr से तो बड़ी आएगी। 2πr तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट से इस केस में तो बड़ा ही है, निकाल लेंगे। मन में आता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर निकालनी हो तो मन करता है कि स्पीड इनटू टाइम, हमेशा यही मन करता है हमारा। तो जब भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालनी होती है तो स्पीड इनटू टाइम, लेकिन यहां से यहां तक आपके इस पार्टिकल P की स्पीड तो कांस्टेंट ही नहीं है। सबसे नीचे था तो 0 थी, यहां था तो √2v थी, यहां था तो 2v थी, यहां है तो √2v है, यहां पर वापस से 0 है। तो स्पीड तो लगातार चेंज हो रही है। तो क्या करें, तो आपको सिर्फ तो एक ही चारा बचता है कि इस पॉइंट P की स्पीड मल्टीप्लाइड बाई छोटा सा टाइम। सर इससे तो छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगी। ऐसे छोटी छोटी डिस्टेंस ट्रेवल निकालते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। जोड़ना ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन। सर टाइम को कहाँ से कहाँ तक वेरी करें, 0 से चलाते 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 पूरा चक्कर कंप्लीट करना है, तो 0 से लेकर 2π/omega। हमने बेटा ये वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P पहले से निकाल रखी है, दैट इज 2v
साइन ओमेगा टी बाई टू, ओमेगा बड़ा कितना था, ये हमारे पास बड़ा मेरे ख्याल से किसी भी टाइम पर ये स्पीड थी, दैट इज 2v साइन ओमेगा टी बाई टू। ओमेगा को हम लिख सकते हैं v बाई आर, तो v अपॉन 2r इंटू डी टी। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, आसान सा इंटीग्रेशन है। 2v तो बाहर, साइन ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस ऑफ वी टी अपॉन 2r। जो भी t का कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करेंगे, t का कोफिशिएंट है v अपॉन 2r। कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। v से v कैंसिल और हमसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गई है, बड़ा कितनी आ गई है, 4r। बड़ा मुझे टाइम को, अच्छा बेटा इसे तुम v बाई आर को ओमेगा भी लिख सकते हो, तो तुम्हारी मर्जी है बेटा, दैट इज माइनस कॉस ओमेगा टी बाई टू। टाइम को कहां से कहां तक वेरी कराना है, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। दैट कम्स आउट टू बी 4r माइनस कॉस, बेटा t को एक बार 2 पाई बाई ओमेगा रखना, तो 2 से 2 कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, पाई आ गया, माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस। अब बेटा t को 0 रखना, दैट इज माइनस कॉस 0। आई होप लिमिट्स रख लोगे। एक बार t को रखना है 2 पाई बाई ओमेगा, एक बार t को रखना है 0, एंड लिमिट में फाइनल माइनस इनिशियल। माइनस माइनस बेटा क्या हो गया, प्लस। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, माइनस ऑफ -1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2। आई थिंक द डिस्टेंस ट्रेवल्ड हैज कम आउट टू बी 8r। तो यहां से यहां तक की जो इस साइक्लॉइड की लेंथ है ये आपके पास 8r है। हालांकि हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से निकाला है, एंड कैलकुलेशन वाज नॉट दैट टफ, बट स्टिल आप इसे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मान सकते हो। आगे भी कभी फिजिक्स में अगर इस तरह की बात कभी आती है तो हम इसे याद भी रखें, तब भी बड़ा अच्छा ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चे। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ प्योर रोलिंग या फिर कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन के अंदर काइनेमेटिक्स की ही बातें की हैं। उसके पीछे की डायनामिक्स की बातें हम लोगों ने भी करना इतनी स्टार्ट नहीं की है, अब हम धीरे धीरे करते हैं और उन सब बातों को हम याद भी रखेंगे। हमारे जहाँ जहाँ बड़ा काम आएंगे उसके सवाल पे हम धीरे धीरे निपटाते जाएंगे। तो चलिए सुनिए। सुनिए, हेडिंग लिखिए, डायनामिक्स ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। सीटीआरएम की डायनामिक्स सुनिए। सीटीआरएम की डायनामिक्स ये कहती है दो तीन बातें बेटा। एक बात तो बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर हमें ट्रांसलेशनल मोशन देखना है तो आप जानते हो कि एफ एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आज तक हम जितने भी सवाल करते आए थे तो बड़ा ऑब्जेक्ट मोस्टली हिंज्ड थी, एक्सिस फिक्स थी, तो हम टॉर्क कहां से लिख रहे थे, हिंज से, फिक्स्ड एक्सिस से, आदत सी बन चुकी थी। आज जैसे कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन स्टार्ट हुआ वैसे ही आपकी कोई एक्सिस तो फिक्स्ड ही नहीं है, बल्कि एक्सिस तो लगातार मूव कर रही है। और अगर एक्सिस मूव कर रही है तो ऑफ कोर्स बेटा हम टॉर्क की इक्वेशन अब किसी और पॉइंट के अबाउट लिखेंगे, किसी और एक्सिस के अबाउट लिखेंगे। मैं आपको याद करा चुका हूं कि जैसे ही कोई बॉडी मूव कर रही हो, कोई भी पॉइंट अगर उसका हिंज ना हो, तो टॉर्क की इक्वेशन आप हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखें और आप कहेंगे टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास शुड बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। ये थोड़ा सा नया है, नया इसलिए क्योंकि हमने अभी तक मोस्टली सवाल ही ऐसे किए थे जिसमें है ना बॉडीज फिक्स थी बेटा, फिक्स थी, तो टॉर्क की इक्वेशन कहाँ से लिख रहे थे, उस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट लिख रहे थे। आज बेटा हम कह रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट सारा का सारा काम करने वाले।
एक बात और, अगर आप किसी सवाल के अंदर कोई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ढूंढ पाए, सर ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, वैसे डिटेल में तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ऐसे हल्का फुल्का बता दूं कि जिस एक्सिस के अबाउट आपको लगता हो कि ये बॉडी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन नहीं कर रही है, बल्कि इस एक्सिस के अबाउट तो प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है, आपको लगे कि हाँ इस एक्सिस के अबाउट ऐसा है, तो आप उसके अबाउट भी टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा लिख सकते हो। टॉर्क अगर आपने इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिखा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। सर ये दोनों काम कर जाएंगे? हाँ बेटा बिल्कुल कर जाएंगे। सर इसके अबाउट क्यों काम कर जाएगा? क्योंकि बेटा जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इट इज बिहेविंग समथिंग लाइक हिंज्ड। जैसे बॉडी हिंज्ड बिहेव करती है, उसमें भी कोई ना कोई एक्सिस फिक्स होती है, और जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहां से भी उस बॉडी का मोशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो उस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड हो। देख लेंगे धीरे धीरे, इतना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक, देख लेंगे, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। आगे चलिए बेटा, अगर आपको उस बॉडी की अगर काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो, तो आप ऐसे लिखने के स्टाइल में ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मैं ये फॉर्मूला पहले लिखा चुका हूँ और प्रैक्टिस करा चुका हूँ, वो तो बेटा मैंने हेडिंग लिखी है, तो मैं सारी बातें लिख भी रहा हूँ साथ साथ में। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ये आपके काइनेटिक एनर्जी है। हम सिर्फ एक टर्म छोड़ रहे हैं, मतलब एक चीज छोड़ रहे हैं, जिसके अलावा हमने सब लिख लिया है, और वो है एंगुलर मोमेंटम। कि अगर कोई बॉडी अगर कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन कर रही हो, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं वो छोड़ा है। बाकी अपन ने बेटा सारी बातें लिख दी, उसको अलग से देखेंगे, उसके लिए अलग से बेटा पूरी की पूरी कहानी बनानी पड़ेगी अपन को, है ना, तो उसे बाद में देखते हैं। इससे एक बार हमारा काम चल जाएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब जब डायनामिक्स की हेडिंग लिखी दी है, तो हम डायनामिक्स के सवालों पे भी आते हैं, करते हैं उनको, सब देख लेंगे। चलिए सब देख लेंगे। अब तो आपके पास इस तरह की सिचुएशन है कि ये एक रफ सरफेस है, और सही कहूं तो एनफ रफ सरफेस है, अच्छी खासी रफ सरफेस है। एनफ रफ है, इस बात का मतलब है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन खूब बड़ा है, ठीक है। इसके ऊपर इस तरह से एक सॉलिड सिलेंडर पड़ा है, रेडियस r है, मास m है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। इस सॉलिड सिलेंडर के टॉप मोस्ट पॉइंट को हमने सामने की तरफ खींचा है किसी एक्सटर्नल फोर्स F से, कांस्टेंट फोर्स है बेटा, F से खींचा। अब जैसे बेटा आपने F से सामने की तरफ खींचा, तो ये ऑफ कोर्स ये यूं आगे जाएगा। क्या होगा क्या नहीं होगा हम सब देख लेंगे, चिंता वाली बात ही नहीं है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों पूछे। ऑल्सो फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो भी निकालिए। हालांकि सवाल में मैंने फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक बोल रखा है, वो आप कारण समझ गए होंगे कि रफ सरफेस बहुत है, अच्छी खासी रफ सरफेस है। इस बात का मतलब ये है कि वो सरफेस स्लिपिंग नहीं होने देगी, और अगर स्लिपिंग नहीं होने देगी, भाई काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता था? जब आपका स्टैटिक फ्रिक्शन इनसफिशिएंट हुआ करता था। यहाँ पर तो रफ सरफेस एनफ है, म्यू खूब बड़ा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन खूब बड़ा है, और अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन खूब बड़ा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्लिपिंग की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आपके पास कभी भी एनफ रफ सरफेस लिखी हुई है,
तो आपके इस दिमाग में सीधा क्लिक करना चाहिए कि हमारा म्यू खूब बड़ा है, और अगर म्यू खूब बड़ा है तो स्लिपिंग तो होगी ही नहीं, देयर विल बी नो स्लिपिंग। और अगर कोई स्लिपिंग नहीं होगी इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, प्योर रोलिंग होगी। और अगर प्योर रोलिंग होगी, स्लिपिंग नहीं है, इसका मतलब फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक। काइनेटिक तो तब लगता था जब आपका फ्रिक्शनल फोर्स इनसफिशिएंट होता था, ठीक है। अब अगर आपका फ्रिक्शन सफिशिएंट है तो वो बड़ा प्योर रोलिंग रखेगा, स्लिपिंग होने ही नहीं देगा। चलिए सब कर लेंगे, सब कर लेंगे। अपने इस सॉलिड सिलेंडर पे आइए बेटा और देखिए इस पर कौन से फोर्सेस हैं। ये रहा आपका यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। सबसे पहले ये रहा सेंटर। सबसे पहले ऑफ कोर्स अर्थ इसको पुल करेगी नीचे की तरफ mg फोर्स से, तो आप बोलोगे लो सर, अर्थ इज पुलिंग डाउनवर्ड्स विथ सम फोर्स mg। अर्थ की जो सरफेस होगी वो ऊपर की तरफ पुश करेगी विथ सम नॉर्मल फोर्स, लेट्स से नॉर्मल फोर्स इज n। इस ऊपर वाले पॉइंट पर हमने सामने की तरफ फोर्स लगाया है, और जो फोर्स लगाया है वो है F। इस F फोर्स के कारण ऑफ कोर्स हमारे जो सिलेंडर है वो यूं घूमना भी चाहेगी और आगे भी जाना चाहेगी। इस कारण से नीचे वाला पॉइंट है उसकी टेंडेंसी भी स्लिप होने की हो सकती है। जैसे मैं एक हल्का सा अंदाजा लगाऊं तो सेंटर से नॉर्मल का और mg का टॉर्क तो 0 है, लेकिन इस F फोर्स का टॉर्क आएगा ऐसे, इसके कारण ये पॉइंट जाना चाहेगा इधर की तरफ, तो ऑफ कोर्स उस स्लिपिंग से रोकने के लिए फ्रिक्शन लग जाएगा इधर की तरफ, एंड लेट्स से दिस फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मैं सही कहूं तो मैंने ऐसे बोल दिया कि इस तरफ लगेगा, ऐसा भी हो सकता है कि उसके अपोजिट लग रहा हो, तो सर उस केस में हमारा आंसर गलत आएगा क्या? अरे नहीं बेटा, गलत नहीं आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा लोड लेना ही नहीं है तुम लोगों को। आप अगर किसी बच्चे ने स्टैटिक फ्रिक्शन अगर पीछे ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके आंसर में और मेरे आंसर में सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस का अंतर आएगा और कोई अंतर नहीं आएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसी बातें ना सोचेंगे कि इस तरफ लग रहा होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल इसमें रिलैक्स है। और ये जो सारा का सारा आपका सिलेंडर है, इसके सेंटर ऑफ मास का मैंने एक्सेलरेशन मान लिया है सामने की तरफ a, नीचे वाली सरफेस फिक्स्ड है और ये प्योर रोलिंग कर रहा है, तो पक्की बात है कि अल्फा ऐसे आना चाहिए और अल्फा की जो वैल्यू आनी चाहिए इट शुड बी इक्वल टू a/r। फेयर इनफ, बढ़िया। अल्फा ऐसे ही क्यों आना चाहिए बच्चों, समझ तो गए, क्योंकि नीचे वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन सामने की तरफ a, अल्फा ऐसे है तो अल्फा r ऐसे। अगर आप इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन अगर 0 चाहते हो तो जितना एक्सेलरेशन आगे उतना एक्सेलरेशन ही पीछे, तो वो डेरिवेशन में करा रखिए, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी a/r। चलिए अननोन काउंट कीजिए, a, अल्फा, fs, कितने अननोन, 3। कितने इक्वेशन चाहिए, 3। एक तो लिखी हुई है, 2 और चाहिए। पहली है f एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस पूरे सिस्टम पर कौन से एक्सटर्नल फोर्स है? बच्चे बोलेंगे सर नॉर्मल है और mg है, ये तो कैंसिल हो गए, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास के पास कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, सेंटर ऑफ मास तो सिर्फ सामने की तरफ जा रहा है, इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सामने की तरफ देखो एक्सटर्नल फोर्स कौन से हैं। तो आप बोलोगे सर 2 फोर्स हैं, कैपिटल F एंड Fs, तो आप कह सकते हो कि सामने की तरफ फोर्स है F प्लस Fs इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है सामने की तरफ a, सिर्फ a लिख दो। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। फेयर इनफ। दूसरी इक्वेशन टॉर्क की, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू I अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। देखना जरा, सेंटर ऑफ मास से अगर देखूंगा तो इस नॉर्मल का टॉर्क 0, mg का टॉर्क 0, वहीं से पास हो रही है। F का टॉर्क ऐसे आएगा, फ्रिक्शन का टॉर्क ऐसे आएगा। फिर से बोलता हूं, अल्फा है ऐसे, कैपिटल F का टॉर्क अल्फा की तरफ है, फ्रिक्शन का टॉर्क अल्फा के अपोजिट है। जो कोई टॉर्क अल्फा की तरफ है उसे हम पॉजिटिव लिखते हैं, जो कोई अल्फा के अपोजिट है उसे हम नेगेटिव लिखते हैं।
तो आप कहोगे सर सेंटर ऑफ मास से नॉर्मल और mg के टॉर्क तो जीरो हो गए, लेकिन सेंटर ऑफ मास से f का टॉर्क आएगा f इंटू आर, fs का टॉर्क आएगा fs इंटू आर, और आप कह सकते हो कि f इंटू आर माइनस fs इंटू आर। माइनस क्यों लगाया? ये अल्फा की तरफ, ये अल्फा के अपोजिट, एंड दिस नेट टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू यहां के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बेटा कौन था ये? डिस्क थी। बेटा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट मेरे सारे बच्चे जानते हैं कि दैट इज mr स्क्वायर बाई 2 इनटू अल्फा। अल्फा कैन बी रिटन एज a बाई आर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। बेटा अल्फा को मैंने पहले से a बाई आर लिखा हुआ है, एक आर से बेटा ये एक आर गया, इस आर से ये आर गया, दो इक्वेशन है, बड़ा सॉल्व कर लो। मेरे ख्याल से ऐड करते ही fs तो गायब हो जाएगा और हमारा बढ़िया आंसर आ जाएगा। देखना बच्चों, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो fs गायब, मेरे पास आ गया 2f इज इक्वल्स टू 3ma बाई 2। बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 4f अपॉन 3m। पहला वाला सवाल तो हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। दिस इज योर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज ऑफ कोर्स a बाई आर, दैट इज 4f अपॉन 3mr। अल्फा भी आ गया। एंड फ्रिक्शनल फोर्स, बेटा रख दो इसको कहीं, है ना, ये एक्सेलरेशन उठा के यहाँ रख दो, एक्सेलरेशन उठा के यहाँ रखूंगा तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा? ma को मैं लिख दिया 4f बाई 3m, तो मेरे पास आ गया f प्लस fs इज इक्वल्स टू 4f बाई 3। तो fs की वैल्यू आ गई f बाई 3। थैंक गॉड पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव आई है, इसका मतलब मैंने डायरेक्शन सही लिखी है। किसी बच्चे ने अगर पीछे लिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसका आंसर माइनस f बाई 3 आता। आई रियली होप कि आपको बढ़िया से ये सारी बात समझ में आ गई होगी। ये तो बहुत ही आसान और ट्रिवियल सवाल लिया बेटा मैंने, हालांकि इस तरह का सवाल HCV रुडो हर जगह है, लेकिन ये आसान है, ये तो आसान वाला सवाल है। अपन तो इसको और टफ करेंगे अभी, ठीक है, खूब टफ करेंगे। लेकिन ये मैंने सारा बता दिया, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और सिखा सकता हूँ। अगेन बेटा एम जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिखाना है, आंसर्स मेरे लिए इतने बड़े एम नहीं है, ठीक है। अब सुनना मेरा क्या प्लान क्या है। जैसे मैंने कहा कि ये आपका जो सॉलिड सिलेंडर है ये प्योर रोलिंग कर रहा है, तो मेरा बच्चा इस बात को ऐसे इमेजिन कर सकता है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला पॉइंट है ना, ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट P है, इट इज बिहेविंग लाइक फिक्स्ड, इट इज समथिंग लाइक कि आपकी जो ये जो सॉलिड सिलेंडर है ये इस इंस्टेंट के लिए ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट की ओर प्योर रोटेशन मोशन कर रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को। आई एम नॉट दैट श्योर। अगर इसके अबाउट ये प्योर रोटेशन मोशन कर रहा है तो मैं यहां से गुजरने वाली एक्सिस को नाम दे दूंगा। क्या नाम दे दूंगा? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं फिर से रिपीट करता हूं इस बात को, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि हम जानते हैं कि ये जो बॉडी है इसका मोशन प्योर रोटेशन नहीं है, हम जानते हैं। इसका सेंटर आगे भी जा रहा है, घूम भी रहा है, बट स्टिल द लोअर मोस्ट पॉइंट, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट इज बिहेविंग लाइक इट इज स्टॉप्ड एट दिस इंस्टेंट। जैसे ये वाला पॉइंट रुका हुआ है, इट मीन्स दैट दिस एंटायर बॉडी इज समथिंग लाइक बिहेविंग लाइक हिंज्ड एट दिस पॉइंट। ऐसा लग रहा है कि जो डिस्क है ये इस इंस्टेंट के लिए इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है। तो मुझे ऐसी फील आ रही है कि शायद ये वाला जो पॉइंट है, यहां से गुजरने वाली ये जो एक्सिस है ये आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या है ये? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। सर फील से तो लग रहा है कि शायद आप सही बोल रहे हो, लेकिन सर मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो क्या? हाँ कर सकता हूं। अगर ये वाला पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसका मतलब ये बॉडी इस पॉइंट के बाद प्योर रोटेशन मोशन टाइप कर रही है। इसका मतलब यहां से भी टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा लगाने पर आंसर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं यहां से टॉर्क की इक्वेशन लिखूंगा, चेक करना बेटा, mg यहीं से पास हो रहा है, टॉर्क 0, नॉर्मल यहीं से पास हो रहा है, टॉर्क 0, फ्रिक्शन यहीं से पास हो रहा है, टॉर्क 0, सिर्फ कैपिटल F का टॉर्क आ रहा है, कैपिटल F इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी? 2r। तो आप कह सकते हो कि F
इंटू 2r इज इक्वल्स टू आई। भाई टॉर्क यहां से लिख रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो यहीं से लिखोगे। सर यहां की अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद नहीं आ रहा, अभी आएगा याद। सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr²/2 था, तो यहां के अबाउट आएगा mr²/2 प्लस mr²। कितना हो गया 3/2 mr² इंटू अल्फा। अल्फा लिख दो बेटा, a/r लिख दो, मर्जी आपकी। आई थिंक एक r से एक r, इस r से ये r कैंसिल, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 4f/3m। हमने वो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व किए थे, तब भी हमारी आंसर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 4f/3m ही आया था, अब भी वही है। आई होप यू गेट द पॉइंट। इट मीन्स दैट प्योर रोलिंग करते वक्त सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, प्योर रोलिंग ऑन फिक्स्ड सरफेस, कल को पता लगा कि ये वाला पॉइंट खुद ही आगे जा रहा होगा। अगर मान लो कि ये वाला मतलब नीचे वाले सरफेस खुद ही आगे जा रही है, या फिर ये जो पॉइंट P है इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पर 0 ना हुई, फिर क्या हम इस पॉइंट को इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल पाएंगे क्या? नहीं। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आप सिर्फ तभी बोल पाओगे जब ये प्योर रोलिंग कर रहा होगा, वो भी फिक्स सरफेस पर। उसी केस में आप कह सकते हो कि आपका जो पॉइंट P है इट इज बिहेविंग लाइक फिक्स्ड एट दिस इंस्टेंट, अदरवाइज दैट पॉइंट विल बी मूविंग। और अगर वो मूविंग हुआ बेटा, फिर तो हम उसको पूरी की पूरी बॉडी को उस पॉइंट से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन मोशन नहीं मान सकते। ठीक है, ऐसा हम और भी करके देख लेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही सवाल है, और भी करके देख लेते हैं। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट एक सवाल और करते हैं बच्चों, एक सवाल और करते हैं। आपके पास ये बड़ा एक m मास का r रेडियस का सॉलिड स्फीयर है, और नीचे वाले जो सरफेस है अगेन वो एनफ रफ है, और इस पॉइंट को हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं विद सम फोर्स F। ऑफ कोर्स बड़ा ये वाला जो फोर्स है mg से छोटा है, अदरवाइज बड़ा ये ऑब्जेक्ट लिफ्ट भी हो सकती है, mg से छोटा है। m मास का r रेडियस का सॉलिड स्फीयर है, और बड़ा इस पॉइंट को मैं ऐसे ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ F फोर्स से। ऐसे मान सकते हैं कि इसको ऐसे सॉलिड स्फीयर पर ऐसे मान लो बड़ा कोई थ्रेड लिपटा हुआ है और यूं ऊपर की तरफ खींचा उस थ्रेड को। ठीक है, सवाल बेटा वही है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है। ऑल्सो फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, अब सुनो, अलग से डायग्राम बना लें। चलो, ये आपका सॉलिड स्फीयर, इस सॉलिड स्फीयर पर कौन से फोर्सेस? सबसे पहले अर्थ पुल कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स mg से, अर्थ का सरफेस पुश कर रहा है ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स से। आपने इस पॉइंट पर स्फीयर को ऊपर की तरफ खींचा है किसी न किसी फोर्स F से। ठीक है, अब सुनना, सेंटर से अगर देखो भाई, अगर मान लो कोई बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन कर दो, सेंटर से देखेंगे। सेंटर से अगर देखो तो इस F सेंटर से अगर देखो तो नॉर्मल का टॉर्क 0, mg का टॉर्क 0, ये वाला जो F फोर्स है इसका टॉर्क आएगा ऐसे, इसका टॉर्क आएगा ऐसे, तो इस वाले पॉइंट की टेंडेंसी होगी इधर जाने की।
जैसे ही सबसे नीचे वाले पॉइंट की टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब कोशिश, इसकी कोशिश होगी इधर जाने की, तो जमीन इस पर फ्रिक्शन लगा देगा इधर, और फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्टैटिक। सर ये स्टैटिक होगा, ये वाली बात आपने कैसे डिसाइड की? बेटा स्टैटिक होगा ये इस बात से डिसाइड की कि एक तो एनफ रफ सरफेस, एनफ रफ सरफेस है मतलब स्लिपिंग नहीं होगी, स्लिपिंग नहीं होगी मतलब प्योर रोलिंग होगी, प्योर रोलिंग होगी, स्लिपिंग नहीं होगी मतलब फ्रिक्शन काइनेटिक नहीं होगा, स्टैटिक होगा। दूसरी बात, इस पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इकलौता फोर्स लगा है भाई, नॉर्मल mg और ये f तीनों वर्टिकल हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इकलौता फोर्स लगा है, कौन सा? फ्रिक्शन। और जैसे ही ये फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लगा है तो सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन आ गया है इस तरफ a, और सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन आ गया है ऐसे a, तो फिक्स सरफेस है, अल्फा की वैल्यू आ गई है a/r। बड़ा अल्फा की वैल्यू आ गई है a/r। बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, कर लेंगे अब तो। चलिए, मेरे बच्चों को आदत सी है कि पहली इक्वेशन कौन सी होगी? F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है लेफ्ट में, और लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स है, कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आप कह सकते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरी इक्वेशन कौन सी होती है? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। व्हाट इज टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास? तो देखना, सेंटर ऑफ मास से नॉर्मल का टॉर्क 0, mg का टॉर्क 0, f का टॉर्क अल्फा की तरफ है, फ्रिक्शन का टॉर्क अल्फा के अपोजिट है। f का टॉर्क आएगा f इंटू आर, फ्रिक्शन का आएगा माइनस एफ एस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई कितना? सॉलिड स्फीयर का यहाँ के अबाउट आखिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता कितना है? 2/5 mr²। तो लिख दो कि दैट इज 2/5 mr² into alpha. Alpha can be written as it is pure rolling on fixed surface, so alpha can always be written as a/r। एक r से एक r गया, इस r से ये r गया। मेरे ख्याल से दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करूंगा तो fs गायब, और मेरे पास आ जाएगा कैपिटल F इज इक्वल्स टू 7/5 ma, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 5f/7m। ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक बार वापस से कैलकुलेशन चेक कर लेना। F इज इक्वल्स टू 7/5, 2/5 प्लस 1 is 7/5 ma, एक्सेलरेशन आ गया है 5f/7m। अगर एक्सेलरेशन ये आ गया तो अल्फा आ गया आपके पास 5f/7mr, ठीक है। एंड फ्रिक्शनल फोर्स, बेटा इस एक्सेलरेशन को उठा के यहाँ रख दो, तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी आ गई है, दैट इज इक्वल्स टू 5f/7। आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई 5f/7। आई होप इट्स ओके। चलिए बच्चा आगे चलते हैं। ऐसा ही बेटा मैं एक सवाल और करा सकता था, लेकिन मैं उसको छोड़ रहा हूं, और वो ये है कि इसी पॉइंट पर आपने ये वाला फोर्स अगर नीचे लगाया होता तो क्या होगा। मैं नहीं करा रहा बेटा, ये वाला सवाल आपको HCV में, एरोडो में, हर जगह दिख जाएगा, बिल्कुल सेम जैसे मैंने कराया, जैसे दोनों सवाल कराए वैसे ही वाला सवाल भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बन जाएगा। तो मैंने आपके लिए एक सवाल छोड़ दिया बेटा, ठीक है। चलिए, वैसे मुझे लगता है कि मेरे बच्चे सारी की सारी बात समझ गए हैं, बट स्टिल हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि सर किसी और तरीके से हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, और ख़ास तौर से ये वाला सवाल हो सकता है क्योंकि फिक्स्ड सरफेस पर प्योर रोलिंग है, इसलिए दिस पॉइंट P इज बिहेविंग लाइक स्टेशनरी, और इससे गुजरती हुई जो एक्सिस है मैं उसको नाम दे सकता हूं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो mg होगा वो वहीं से पास होगा, जो नॉर्मल होगा वो वहीं से पास होगा, जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है स्टैटिक वो यहीं से पास होगा। तो सिर्फ और सिर्फ टॉर्क किसका आएगा? F का। और अगर ध्यान से देखो तो इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट इस F का टॉर्क निकाल देंगे। इस एक्सिस के अबाउट इस F का टॉर्क आएगा ऐसे, तो अल्फा भी आएगा ऐसे, और
पहले टॉर्क लिखो, आप बोले टॉर्क तो बहुत आसान है, ये एक्सिस, ये एफ का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इन दोनों क्यू लाइंस के बीच में सेपरेशन है आर, तो आप आर ये ना बेटा, ये ऐसे और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे, दोनों के बीच में सेपरेशन है आर, तो यहां से इस एफ फोर्स का टॉर्क आ गया एफ इंटू आर इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। अल्फा लिखना चाहो अल्फा लिख दो, अल्फा को तुम ए बाई आर लिखना चाहो ए बाई आर लिख दो। सर टॉर्क लिखा है यहां से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखूंगा यहां से। हम इतने बेवकूफ नहीं है कि हम टॉर्क यहां से लिख दें और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से लेते हैं, अभी तो इतने बेवकूफ नहीं है, लेकिन किसी न किसी एग्जाम में और बेवकूफ़ी हम करेंगे जरूर, ये तो रिचुअल है, सभी लोग करते हैं एक बार, ठीक है, तो आप भी कर लेना कभी कभी, बट स्टिल अभी तो हम इतने बेवकूफ़ नहीं है, तो हम कहेंगे यहाँ के अबाउट अगर टॉर्क लिखा है तो हम यहीं के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। यहाँ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ के अबाउट होगा 2/5 mr², तो यहाँ के अबाउट होगा 7/5 mr²। आर से आर से आर, अरे बेटा वही एक्सेलरेशन का आंसर आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 5f/7 है, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अल्फा निकालना चाहो दैट इज a/r। तो आई होप यू गेट द पॉइंट, है ना बेटा, कहीं से भी टॉर्क की इक्वेशन लिख दो, उसमें दो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, सेंटर ऑफ मास और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ मास से तो हमेशा आंसर आएगा, लेकिन इस नीचे वाले पॉइंट से आंसर सिर्फ तब आएगा जब आपका नीचे वाला पॉइंट उस इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी 0 रखेगा और उसे आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल पाओगे, वरना नहीं बेटा, वरना नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। हम सवाल थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाते हैं बेटा, थोड़ा सा मैं सवाल को और डिफिकल्ट बना रहा हूं, टेक योर टाइम, आराम से सोचें समझें, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, सीखने का मौका अपने पास, तो सीखेंगे, है ना। सुनिएगा सुनिएगा बच्चों, आपके पास ऐसी कहानी है, ये हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है, इट इज हॉरिजॉन्टल एनफ रफ सरफेस, इसके ऊपर हम लोगों ने एक एम मास का आर रेडियस का सिलेंडर रखा हुआ है ऐसे, दिस वन इज अ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, और इस सॉलिड सिलेंडर के ऊपर ऐसे एक प्लैंक है, कैलकुलेशन आसान हो इसलिए मैंने इसका मास भी m ले लिया है, ठीक है, हाँ ये m मास का एक प्लैंक है, बड़ा कोई ऐसे लकड़ी का पट्टा पड़ा है, और क्या ऐसे कोई लकड़ी का पट्टा पड़ा है इसके ऊपर, ठीक, ये जो सरफेस है ये भी एनफ रफ है, ये भी अच्छी खासी रफ है, और इस प्लैंक पर हमने सामने की तरफ एक फोर्स लगा दिया F, सामने की तरफ फोर्स लगा दिया F। सवाल बढ़िया है बेटा, ठीक है, पहले बोल देता हूँ सवाल तो अच्छा है। अब जैसे ही आप इस फट्टे को ऐसे आगे की तरफ खींचोगे तो ये जो सिलेंडर है ये भी आगे आगे साथ 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 फट्टे को खींचोगे, सिलेंडर भी लगातार ऐसे ऐसे लगातार आगे आएगा, ठीक है, कर लेंगे, सब कर लेंगे। मैं डायरेक्टली आपसे कोई सवाल पूछ ही नहीं रहा, मैं तो आपसे टुकड़ों में पूछ रहा हूँ, कभी मुझे लगता है कि अगर मैं टुकड़ों में पूछूंगा ना तो जो कुछ मैं बताने वाला हूँ उतनी कहानी तुम भी शायद साथ साथ में बुन लोगे, तुम भी कुछ ना कुछ तो कर लोगे, ठीक है। तो मैं एक्चुअल सवाल नहीं पूछ रहा, एक्चुअल सवाल बाद में हो जाएंगे, सब हो जाएंगे आराम से, तुम तो सिर्फ और सिर्फ जो कहूँ ना उतना करो। ड्रॉ FBD ऑफ प्लैंक एंड सॉलिड सिलेंडर। बड़ा प्लैंक की FBD बनाओ और सॉलिड सिलेंडर की FBD बनाओ, बस इतना सा ही काम करो, एक बार के लिए सिर्फ इतना सा ही काम करो।
करते हैं बच्चों, करते हैं। प्लैंक, ये रहा एम मास, अर्थ उसको पुल कर रही होगी नीचे की तरफ mg से। जो बेटा क्या है आपका, ये सॉलिड सिलेंडर, ये ऊपर की तरफ पुश कर रहा होगा किसी न किसी नॉर्मल फोर्स से। और सामने की तरफ आपने कोई ना कोई फोर्स लगा रखा है F, जिसके कारण प्लैंक का मैं एक बार के लिए एक्सेलरेशन मान लेता हूं A। चलेगा? ठीक है। एक फोर्स रह गया और वो है इन दोनों के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो देखेंगे, उसे देखेंगे, है ना, चिंता मत करो, वो मैं भूला नहीं हूं, बनाएंगे उसे। एक बार पहले इस सॉलिड सिलेंडर को देख लेते हैं। ये रहा आपका सॉलिड सिलेंडर। इस सॉलिड सिलेंडर पर कौन से फोर्सेस? सॉलिड सिलेंडर को अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ mg से। सॉलिड सिलेंडर ने अगर प्लैंक को ऊपर की तरफ n से पुश किया है, तो प्लैंक भी सॉलिड सिलेंडर को नीचे की तरफ n से पुश करेगा। ये n और mj कारण सॉलिड सिलेंडर जाना चाहेगा नीचे, लेकिन ऑफ कोर्स ग्राउंड जाने नहीं देगा, ग्राउंड पुश कर देगा ऊपर की तरफ, और ग्राउंड ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा देगा, दैट विल बी n डैश। दैट विल बी n डैश। ठीक है। और कौन से फोर्स देखते हैं। बस एक फ्रिक्शन सोचना रह गया, उस फ्रिक्शन को सोच लेते हैं। मेरे ख्याल से बाकी तो सारे फोर्सेस दिखा दिए। जैसे ये प्लैंक जाएगा आगे, तो ये प्लैंक जो है, ये जो प्लैंक है, ये इस सॉलिड सिलेंडर को कहेगा कि देख भाई, मैं तो आगे जा रहा हूं। ये सॉलिड सिलेंडर, ये प्लैंक, देख यार मैं तो आगे जा रहा हूं, अगर मैं यूं आगे निकल गया और तू यहीं रह गया, तो तेरे और मेरे बीच में लग जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन और हमारे बीच में स्लिपिंग हो जाएगी। लेकिन हम दोनों के बीच में सरफेस इतनी रफ है कि फ्रिक्शन जितना चाहेगा उतना मिल जाएगा। तो ये सॉलिड सिलेंडर, ये आपका जो प्लैंक है, ये इस सॉलिड सिलेंडर पर फ्रिक्शन लगाएगा आगे, और वो जो फ्रिक्शन होगी वो ऑफ कोर्स इस सॉलिड सिलेंडर को ऐसे घुमाएगी, सॉलिड सिलेंडर को ऐसे घुमाएगी। तो जैसे ही प्लैंक जाएगा आगे, ये प्लैंक सॉलिड स्फीयर से कहेगा देख मैं आगे जा रहा हूं, तू भी आगे चल। लेकिन ये कहेगा कि मैं कैसे आगे जाऊं, तेरे ऊपर तो सामने की तरफ F फोर्स लग रहा है इसलिए तू आगे जा रहा है, मैं आगे कैसे जाऊं। तो ये इसको कहेगा कि देख मैं तेरे ऊपर सामने की तरफ एक फ्रिक्शनल लगा देता हूं फोर्स, दैट इज लेट्स से F। तो इस सॉलिड सिलेंडर पर एक फोर्स लग गया, दैट इज F1। जो F1 इस पर आगे लगा है, ऑफ कोर्स वही प्लैंक पर पीछे लगा, वही F1 पर पीछे लगा। फेयर इनफ। अब अगेन ये जो नीचे वाला अरेंजमेंट है, इस पर जैसे ही ये फोर्स आगे लगा, ये बड़ा यू मूव करने लगेगा। ये जैसे ही मूव करने लगेगा, इसके पास सामने की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा, इसके पास कोई ना कोई अल्फा आएगा। तो हो सकता है कि नीचे वाला सरफेस भी तो रफ है, और नीचे वाला सरफेस रफ है। अब इस बात को जरा ध्यान से देखना कि ये वाला जो उस ऊपर वाले को भूल जाओ, ये जो नीचे वाला सॉलिड सिलेंडर वाला जो डायग्राम है, ये तो बिल्कुल वैसा डायग्राम बन गया जो लास्ट टू लास्ट सवाल था, जिसमें हमने एक सॉलिड सिलेंडर लिया था और टॉप मोस्ट पॉइंट पर सामने की तरफ फोर्स लगाया था। उसी तरह से इस सॉलिड सिलेंडर के टॉप मोस्ट पॉइंट पर जैसे सामने की तरफ फोर्स लगा, इसके पास सामने की तरफ एक्सेलरेशन भी आएगा, अल्फा भी आएगा, और नीचे वाले पॉइंट पर हो सकता है कि कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स आए, एंड लेट्स से दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज F2। ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स इस सॉलिड सिलेंडर पर किसने लगाया? ग्राउंड ने। सर आपको पता कैसे है कि ये सामने लगेगा? बेटा पता नहीं है, मान लिया। अगर मैं गलत हुआ तो यही F2 पीछे लग जाएगा। हालांकि वो अलग बात है कि ये वाला डायग्राम हमने लास्ट टू लास्ट में सॉल्व किया ही था, तो हमें याद ही है कि इसका 1/3 आया था शायद, ये मेरे को याद है। लेकिन कोई बात नहीं, वो तो अपन पूरा कर रहे हैं। आई होप दैट्स ओके। अगली बात सुनना, इस बात को, इस पॉइंट के, अब मैं पूरी बातें बोल रहा हूं,
इस पॉइंट के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स सरफेस पर है, तो इस पॉइंट के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ, लेकिन अल्फा जरूर है ऐसे पूरे के पूरे सिलेंडर का। ठीक है, तो मैं एक बात कह सकता हूं कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट के पास सामने की तरफ एक एक्सेलरेशन आएगा, दैट विल बी अल्फा इंटू आर, और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट के पास एक एक्सेलरेशन आएगा सामने की तरफ, अल्फा इंटू 2r। अब प्योर रोलिंग की कंडीशन देखना, प्योर रोलिंग यहां पर भी है और प्योर रोलिंग यहां पर भी है, और अगर यहां पर अगर प्योर रोलिंग है तो तय बात है कि जो प्लैंक का एक्सेलरेशन सामने की तरफ होगा, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन भी सामने की तरफ वही होगा। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि प्लैंक का अगर एक्सेलरेशन सामने की तरफ a है तो ये अल्फा इंटू 2r भी a ही होनी चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू आ गई है a/2r। और इससे एक बात और पता लग गई है कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन है सामने की तरफ अल्फा इंटू आर। अल्फा को मैंने लिख दिया a/2r इंटू आर, ये आ गया a/2। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब अगर आपके प्लैंक का एक्सेलरेशन सामने की तरफ a है तो इस सॉलिड सिलेंडर के सबसे ऊपर वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में a है, लेकिन इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन a नहीं है, वो a/2 है। आपको कैसे ये वाली बात तो मेरे को पहले से याद थी कि इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर v होगी तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v होगी। सर सेंटर का एक्सेलरेशन अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा तो इसका एक्सेलरेशन 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। प्योर रोलिंग में मैंने वाली बात तो पहले से याद कर रखी है। तो उसी तरह से अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सामने तरफ a है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन a नहीं है, a/2 है। चलिए बच्चों, हमने काफी सारे के सारे काम निपटा दिए, FBD तो बना ही लिया अपन। अगला काम, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक acceleration of center of mass of solid cylinder angular acceleration of solid cylinder। इतने सारे काम करता हूं, चलिए करते करते इसको देखो। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैपिटल F एक्सटर्नल फोर्स आगे है, F1 पीछे। आप कह सकते हो कि F माइनस F1 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फेयर एनफ। इसको देखो बेटा, F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है सामने की तरफ कौन से फोर्स हैं, F1 है और F2 है। तो आप कह सकते हो कि F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू मास ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑफ कोर्स a/2। सर टॉर्क के इक्वेशन, सेंटर ऑफ मास से इस नॉर्मल का टॉर्क 0, mg का टॉर्क 0, n डैश का टॉर्क 0, सिर्फ किन का टॉर्क, F1 का अल्फा की तरफ है, F2 के अल्फा के अपोजिट है। तो आप कह सकते हो कि सर दैट इज F1 इंटू आर माइनस F2 इंटू आर, दैट इज इक्वल्स टू I। टॉर्क लिखा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो आप बोलोगे सर दैट इज mr²/2 इंटू अल्फा। बड़ा चेक करना, अल्फा इज a/2r, नॉट a/r, दैट इज a/2r, क्योंकि सेंटर के पास बड़ा एक्सेलरेशन a नहीं है, a/2 है। चलिए बेटा, r से r गया, इस r से ये r गया। मेरे ख्याल से इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा ये F2 तो गायब है और मेरे पास F1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा, कितनी आ जाएगी, ma/2 प्लस ma/4 अपॉन 2।
दैट इज 3ma/8। चेक करना पड़ा वापस से, ma/2 प्लस ma/3 ठीक है बेटा। अब अगर मैं पहली वाली इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करूंगा तो F1 आपका गायब और कैपिटल F इज इक्वल्स टू 3m/8 प्लस m इंटू ए। एक्सेलरेशन आपके पास आ गया कितना, 8f/11 है। ये आपका एक्सेलरेशन है किसका, प्लैंक का। ये आपके पास आ गया 8f/11 है। इसका एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स 4f/11 m। अल्फा पूछा गया, अल्फा इज बड़ा ऑफ कोर्स a/2r, तो दैट इज 4f/11 mr। ठीक है, ये हमने सारे के सारे काम कर दिए बेटा। प्लैंक का एक्सेलरेशन निकाल दिया, सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी निकाल दिया और बाकी सारे काम कर लिए। इवन इनकी वैल्यूज रखकर हम F1 F2 भी निकाल सकते हैं। कोई मुझे कह दे कि सर मुझे F1 निकालना है, प्लैंक और सॉलिड सिलेंडर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। इस ए को उठाओ, यहाँ रखो, F1 आ जाएगा, उस F1 को यहाँ रख दो, F2 आ जाएगा, सब हो जाएगा। जो भी चीज़ पूछेंगे सब हो जाएगा। लेकिन हमने आंसर तो निकाल दिए, लेकिन कोई मेरा बच्चा इस बात को एक तरीके से और भी सोच सकता है। वो ऐसा कह सकता है कि देखो सर, इस पर तो इक्वेशन वही आएगी, F आगे F1 पीछे, F माइनस F1 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन वो कह सकते हैं कि सर इस पर है ना, सेंटर ऑफ मास के बजाय टॉर्क की इक्वेशन यहां से लिख दो, बिकॉज इट इज परफॉर्मिंग प्योर रोटेशन मोशन अबाउट दिस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस पॉइंट इज बिहेविंग लाइक फिक्स्ड। यहां से मुझे फायदा ये होगा कि F2 का टॉर्क भी 0 आ जाएगा। फिर सिर्फ दो ही अननोन बचेंगे, कौन से F1 और A, दो इक्वेशन काम बन जाएगा। देखो तो सही बार, यहां से mg का टॉर्क 0, n डैश का टॉर्क 0, इस n का टॉर्क भी 0, F2 का टॉर्क भी 0, सिर्फ F1 का टॉर्क वो भी ऐसे। और आप बोलोगे कि सर F1 इंटू यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, 2r शुड बी इक्वल टू यहां के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां के अबाउट आखिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कितना, आप बोलोगे सर यहां के अबाउट mr²/2, तो यहां के अबाउट 3/2 mr², दैट इज 3/2 mr² इंटू अल्फा, बट अल्फा इज नॉट a/r, दैट इज a/2r। वो आपको बड़ा याद ही था। चलिए बच्चों, r से r गया, इस r से ये r गया, इस 2 को मैं नीचे ले आया, ठीक है, दोनों को मैंने ऐड किया तो F1 गायब, F शुड बी इक्वल टू ma प्लस 3ma/8, दैट कम्स आउट टू बी 11 ma/8। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 8f/11m। लेकिन बेटा फिर से वही बात, ये एक्सेलरेशन किसका है, उस प्लैंक का, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है, उसका हाफ। बस ठीक है, बाकी सब बातें तुम समझ ही गए। इन्हीं वैल्यूज को पुट करके हम F1 F2 वगैरह सब बड़े आराम से सोच सकते हैं। मेन बात तो ये है कि हमें इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। किसी बच्चे ने अगर इसके सेंटर ऑफ मास का अगर एक्सेलरेशन a माना होता तो फिर प्लैंक का एक्सेलरेशन a नहीं मानते, फिर प्लैंक का एक्सेलरेशन हम लोग 2a मानते। वो हमारी मर्जी, हम चाहे जैसे मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों, एक ऐसा ही टफ सा सवाल और, आई रियली होप कि इस तरह के एडवांस सवाल आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वन मोर, एक छोटा सा सवाल और सुनिए। थोड़ा सा है टफ, लेकिन ठीक है, अपन सोचेंगे, समझेंगे, सारी बात करेंगे, सब हो जाएगा। आपके पास ये एक स्मूथ सरफेस, ये वाली सरफेस स्मूथ है, किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं है,
ये आपके पास एक प्लैंक है, मास है कैपिटल M, और ये आपका एन ऑफ रफ है। ये जिस सरफेस पर पड़ा वो सरफेस तो स्मूथ है, लेकिन इस प्लैंक के सरफेस एन ऑफ रफ है, और इस प्लैंक के ऊपर एक m मास का r रेडियस का शेल पड़ा है। बड़ा शेल मतलब होलोस्फीयर, शेल मतलब होलोस्फीयर, ठीक है। और मैंने क्या किया कि इस प्लैंक को सामने की तरफ F फोर्स से खींच लिया। ये है बेटा थोड़ा सवाल खतरनाक। तो जैसे बेटा इसको तुम F सामने की तरफ खींचोगे, वैसे बेटा ये जो शेल है बेटा ये कुछ रोटेशन मोशन वगैरह करेगा। देखेंगे उसको, एनालाइज करेंगे। नॉट दैट इजी बट वी विल डू इट। हम बड़े आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सवाल लिखिए बेटा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक acceleration of center of mass of holosphere angular acceleration of holosphere, बड़ा holosphere बोल दो, shell बोल दो, एक ही बात है। and last but not the least frictional force acting between शेल एंड प्लैंक। प्लैंक और शेल के बीच में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स। चार चीजें पूछ ली, चार ही तो थी, सभी पूछ ली, और क्या है, कर देंगे बेटा, सब कर देंगे। बस इसमें एक एक्स्ट्रा बात जो है वो बता देता हूँ, बाकी तो बड़ा ठीक है, तुम खुद भी सोच सकते हो। बस एक छोटी सी बात एक्स्ट्रा है, वो हम देख लेंगे। सुनिएगा, पहले इस प्लैंक को देखते हैं। प्लैंक पर ऑफ कोर्स कैपिटल एम जी नीचे, जमीन का नॉर्मल ऊपर, कोई बात नहीं। एफ लगा आगे, ये आपका शेल, शेल पर ऑफ कोर्स स्मॉल एम जी नीचे, प्लैंक इस शेल पर नॉर्मल लगाएगा ऊपर, वही नॉर्मल ऑफ कोर्स शेल पर लग जाएगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लैंक जैसे ही आगे जाएगा, ये प्लैंक चाहेगा कि ये भी मतलब बड़ा शेल भी उसके साथ आगे जाए, तो शेल पर एक फ्रिक्शन लग जाएगा आगे की तरफ, एंड दैट फ्रिक्शन इज ऑफ कोर्स स्टैटिक, ऑफ कोर्स स्टैटिक, बिकॉज इट इज एन ऑफ रफ सरफेस। एन ऑफ रफ सरफेस से दो तीन बातें निश्चित है कि फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक होगा और प्योर रोलिंग होगा। जैसे ही इसके पास स्टैटिक फ्रिक्शन लगा आगे, मैं मान लेता हूं कि इसके सेंटर ऑफ मास के पास सामने की तरफ एक्सेलरेशन आ गया है। सुनना इस बात को। अब जरा इसको देखो, शेल को देखो, शेल के किस एक्सिस से टॉर्क की इक्वेशन लिखने का मन कर रहा है आपका? इस पॉइंट से तो इस बार टॉर्क लिखने की गुस्ताखी करी मत लेना, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट इस बार जिस सरफेस पर है वो सरफेस रेस्ट पे नहीं है। एफ फोर्स से आगे खींचा तो ये सरफेस तो खुद आगे जा रही है, और अगर ये सरफेस आगे जा रही है तो ये वाला पॉइंट भी आगे जा रहा है, ये वाला पॉइंट आगे जा रहा है तो ये वाले पॉइंट का भी कोई ना कोई सामने की तरफ एक्सेलरेशन आएगा, और अगर इसका सामने की तरफ अगर एक्सेलरेशन आएगा तो इस बार ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है। सर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है ही नहीं तो सर सवाल कैसे करूंगा? अरे भाई, आज तक भी तो हम लोग सवाल तो कर ही रहे थे। हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस के बाद टॉर्क नहीं लिख पा रहे थे, क्या हम सवाल नहीं कर पा रहे थे? क्या कर पा रहे थे? फिर टॉर्क हम कहाँ से लिख रहे थे? सेंटर ऑफ मास से, वहीं से तुम्हारे आंसर आ रहे थे यार, है कि नहीं? तो चलो, ये वाला पॉइंट तो फ्लॉप हो गया इस सवाल में, बढ़िया। इसी बहाने की बात सीख गए कि हम तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन सिर्फ तभी लगाएंगे जब ये वाला पॉइंट रेस्ट पे हो। इस बार बड़ा वाला पॉइंट रेस्ट पे नहीं है, कोई बात नहीं। सेंटर ऑफ मास से नॉर्मल का टॉर्क 0, mg का टॉर्क 0, सिर्फ किसका टॉर्क? फ्रिक्शन का।
फ्रिक्शन है सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे, तो अल्फा आएगा ऐसे, ये है अल्फा। मैं तुम्हें एक गलती बता चुका हूं, क्या कि यहां के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन नहीं लिखनी है, हो सकता है किसी ने लिखी हो, गलत है। अब दूसरी गलती और बोल रहा हूं, अल्फा इज इक्वल्स टू ए बाई आर लिखने पर तो जूते पड़ने चाहिए भयंकर तरीके से। अल्फा इज इक्वल्स टू ए बाई आर तो तब लगाते थे जब एक तो अल्फा ऐसे हो और दूसरा नीचे वाली सरफेस फिक्स हो, दिख ही रहा है साफ साफ, सेंटर ऑफ मास से नॉर्मल का टॉर्क 0, mg का टॉर्क 0, फ्रिक्शन लग रहा है यूं, फ्रिक्शन लग रहा है यूं, तो उसका अल्फा तो ऐसे आएगा और इसका अल्फा यूं आएगा और नीचे वाली सरफेस फिक्स भी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है अल्फा यू मानने का और अल्फा को ए बाई आर लिखने का। मत लिखो, कोई बात नहीं, सिर्फ एक ऐसा कैसे प्योर रोलिंग, अरे कोई बात नहीं, प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये थोड़ी था कि अल्फा को ए बाई आर लिख दूं। प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया था वो तो सिर्फ और सिर्फ ये था कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में सरफेस के अलोंग कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। उस पर विश्वास रखो ना, आएगा आंसर, क्यों नहीं आएगा। चलिए बेटा, इसकी कहानी तो मोर और लेस हो गई। जो फ्रिक्शन इस पर आगे लगा है वही फ्रिक्शन प्लैंक पर पीछे लगा, और प्लैंक का हम एक्सेलरेशन मान लेते हैं सामने की तरफ b। सर ए मानो ना, ये तीसरी गलती, ए नहीं बेटा। इस होलोस्फीयर के सेंटर का और प्लैंक का एक्सेलरेशन बराबर रखने का तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। कॉन्सेप्ट तो ये था कि शेल के और इस प्लैंक के बीच में अगर कोई रिलेटिव मोशन, शेल के और प्लैंक के बीच में अगर प्योर रोलिंग है तो इस बात का यह अर्थ है कि इस पॉइंट के और प्लैंक के बीच में इस तरफ कोई रिलेटिव वेलोसिटी, कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम रखना कॉन्सेप्ट था, ना कि इसके सेंटर का और इसके सेंटर का एक्सेलरेशन सेम रखना कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट था? शेल का और प्लैंक का एक्सेलरेशन गवारों की तरह ऐसे नहीं कि बराबर कर दिया। कॉन्सेप्ट तो ये सिखा रखा है प्योर रोलिंग का कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बराबर हो। उस पर विश्वास रखो, जो सिखाया है, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उस पर विश्वास रखो, सब हो जाएगा। तो चलिए करते हैं पहली इक्वेशन। इसमें F external is equals to mass into acceleration of center of mass। नॉर्मल mg कैंसिल, एक्सटर्नल फोर्स है आपका Fs, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। टॉर्क की इक्वेशन यहां से लिख दूं? आप बोलो ना सर, दिस पॉइंट इज नॉट एट रेस्ट, एट दिस टाइम दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग ऑन ए सरफेस व्हिच इज मूविंग इटसेल्फ। सर टॉर्क की इक्वेशन यहीं से बर्दाश्त करेंगे हम, ठीक है बेटा। यहां से नॉर्मल का टॉर्क 0, mg का टॉर्क 0, फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा ऐसे, वो आएगा Fs इंटू आर इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया शेल है बेटा, दैट इज 2/3 mr² इंटू अल्फा। अल्फा को a/r लिखने की गुस्ताखी हम कर ही नहीं सकते। तीसरी इक्वेशन बेटा प्लैंक पे, प्लैंक पर अगेन बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन का कोई फायदा है नहीं। F आगे Fs पीछे, F माइनस Fs इज इक्वल्स टू मास इंटू इसका एक्सलरेशन सामने की तरफ b। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन से पार नहीं पड़ेगी क्योंकि अननोन है 1, 2, 3 और 4। 4 अननोन को सोल्व करने के लिए कम से कम 4 इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन कितनी लिख के बैठे? 3, कम से कम एक इक्वेशन और चाहिए। बच्चे बोले हाँ सर बच्ची एक इक्वेशन प्योर रोलिंग की। प्योर रोलिंग के अल्फा इज इक्वल्स टू a/r नहीं, कुछ और है, देखते हैं वो क्या है। जो हमारा शेल है उसके सेंटर का एक्सेलरेशन है a, सेंटर के रेस्पेक्ट में एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा ऐसे। तो सेंटर के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट के पास एक्सेलरेशन है सामने की तरफ अल्फा इंटू आर। सेंटर के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है सामने की तरफ अल्फा इंटू आर। सेंटर का खुद का एक्सेलरेशन है सामने की तरफ a, तो सबसे नीचे वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन आ जाएगा a प्लस अल्फा आर। और उसके नीचे जो प्लैंक है उसका जो पॉइंट टच में है उसका एक्सेलरेशन है सामने की तरफ b। मैंने तो मेरे बच्चों को कॉन्सेप्चुअली सिर्फ और सिर्फ यही बात सिखाई है कि इस पॉइंट p का एक्सेलरेशन
और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन बेटा एग्जैक्टली सेम आना चाहिए सरफेस के अलोंग। द लास्ट इक्वेशन इज ऑफ कोर्स अल्फा आर प्लस ए इज इक्वल्स टू बी। These are 4 linear equations, 4 variables, 4 equations, 4 variables, solve them, get the answers। 4 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन है, बड़े आराम से इतना से सारे के सारे काम आप कर सकते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। बड़े आराम से बड़ा सारा काम आपसे हो सकता है। ठीक है बेटा, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन हालांकि ये वाला जो सवाल है ये आप लोगों को बड़ा एक्स्ट्रा एज के कॉम्प्रीहेंशन में दिख जाएगा शायद। सेम वैल्यूज एंड मोर और लेस बिल्कुल वैसा। तो मैं वैसे भी नहीं कर रहा था बेटा, मैं तो चाहा कि आपका क्यों सवाल खराब करूं, तो मैंने इक्वेशन सॉल्व नहीं किए, बाकी सारा का सारा काम कर दिया। सवाल आपको एक्स्ट्रा एज जो रैंकर्स वाली शीट है उसमें आपको एक्स्ट्रा एज वाली शीट में कहीं ना कहीं दिख जाएगा, शायद कॉम्प्रीहेंशन है जितना मुझे याद है। ठीक है, देख लेना। अभी मत करना उसको, अभी आज ही करोगे तो हो ही जाएगा, है ना, बाद में करना। आज से कोई 4-5 दिन बाद करोगे तब आपको लगेगा कि हाँ यार एक बार देख लेते हैं। आज अभी करोगे तो आज अभी तो देखा ही है, तो हो ही जाएगा। 3-4 दिन बाद करोगे तो थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, तो बाद में कर लेना उसको। पहले अपनी जो नॉर्मल शीट है, इसेंशियल शीट, उसे निपटाओ। तो 4-5 दिन बाद में करोगे तो रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा और अपना सवाल भी हो जाएगा, है कि नहीं। आज अगर अभी करोगे तो इक्वेशंस देखी हुई है तो वैसे ही कर दोगे। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ, मैं इसकी अलग से थ्योरी बताऊंगा और हो सकता है कि मैं इसके कुछ फॉर्मूले वगैरह भी निकालूं। आज नहीं बेटा, कल। लेकिन मैं सवाल पहले इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको ये बताने के लिए कि इसकी जो थ्योरी है वो ऐसे याद करने वाले नहीं है। अगर मैं थ्योरी ना आती हूँ तब भी सवाल बड़े आराम से कर सकते हैं, सारे काम निपटा सकते हैं। तो मैं छोटा सा आपको थोड़ा बोर करूँगा क्योंकि ये चीज़ हम आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। कल जो करेंगे उसमें बेटा ठीक है थोड़े और कंपेरिजन भी करेंगे, बट ठीक है। सुनो, आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है। ये एक इंक्लाइंड प्लेन, फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन, एंगल थीटा, यहां कहीं m मास की r रेडियस की बॉल है। जब भी बॉल बोली जाए तो बाय डिफॉल्ट इसे हम सॉलिड स्फीयर मानेंगे, इसे हम सॉलिड स्फीयर मानेंगे। m मास है, r रेडियस है, ग्राउंड से h हाइट से हम लोगों ने इसको रिलीज किया है, अगेन जो कहूं सिर्फ वही करना है, उसके अलावा कोई काम नहीं करना है। जो मैं कहूं उसके अलावा कोई काम नहीं करना है। पहला काम, ड्रॉ FBD ऑफ बॉल। मैंने बड़ा जानबूझ के कहा है कि जो मैं कहूं वही करो, क्योंकि जो एक्चुअल सवाल है ना वो तो ऐसे थोड़ा बहुत बड़ा सा लगता है कि मैंने क्या ही पूछ लिया हो। मैं आपसे टुकड़ में कराऊंगा, बेटा पहले ये कर, फिर ये कर, फिर ये कर, फिर ये कर, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ साथ कर लोगे तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो पहला काम है बॉल की FBD बनाओ। आप लोगों से बिल्कुल तैयार बैठे हम तो। अरे हाँ, एक मेन बात तो बोलना भूल ही गया मैं। प्लैंक और बॉल के बीच में जो सरफेस है इट इज एनफ रफ, अच्छी खासी रफ सरफेस है। अब इसका जो भी अर्थ निकालना हो निकाल लो, निकाल लिया होगा। एनफ रफ के 2 अर्थ निकलेंगे। पहला ये कि बॉल के और सरफेस के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगी, प्योर रोलिंग होगी। और दूसरी बात जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक होगा। ठीक है, तो पहली बात तो FBD। ये बड़ा आपकी बॉल। सर बॉल बड़ी कैसे होगी? डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, दिखने में बढ़िया होता है इसलिए है उतनी। ये आपका इंक्लाइंड प्लेन जो टच कर रहा है, ये बॉल पर कौन से फोर्स है? सबसे पहले नीचे की तरफ mg। इस mg के हमेशा 2 कंपोनेंट आते हैं।
एक along the incline, as you remember it very well, कि that is mg sin थीटा, एक इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर, वो आएगा mg का cos थीटा। हम इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि जैसे बॉल को छोड़ोगे बॉल नीचे आएगी, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन मान लेता हूं मैं नीचे की तरफ a, और तो और हम भी जानते हैं कि फिक्स सरफेस पर घूमते 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 नीचे आएगी, तो ऐसे कुछ अल्फा आएगा, एंड वी आर वेरी श्योर कि इट इज प्योर रोलिंग ऑन ए फिक्स सरफेस, सो अल्फा मस्ट बी इक्वल टू a बाई आर। अब एक बात देखना सर, नॉर्मल फोर्स, बिल्कुल नॉर्मल फोर्स आएगा ही आएगा, जो इंक्लाइंड प्लेन होगा वो इस बॉल को पुश करेगा ऐसे, देयर विल बी सम नॉर्मल फोर्स। सर फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल होगा, काइनेटिक तो हो नहीं सकता, स्टैटिक होगा। स्टैटिक कितना होगा, किधर होगा, वो जरूरत के हिसाब से चेक कर लेते हैं। मैंने सोचा टॉर्क के इक्वेशन लिखता हूँ, तो मेरे बच्चे बोले टॉर्क के इक्वेशन सबसे बढ़िया सेंटर ऑफ मास की ओर रहेगी। जैसे मैंने सेंटर ऑफ मास से देखा तो mg sin थीटा वहीं से पास हो रहा है, mg cos थीटा वहीं से पास हो रहा है, नॉर्मल वहीं से पास हो रहा है, सबके टॉर्क जीरो आएंगे, सबके टॉर्क जीरो आएंगे, तो ये आखिर अल्फा आया कैसे? सर अल्फा तो टॉर्क के कारण ही आएगा ना, तो जरूर अभी भी कोई ना कोई फोर्स ऐसा बचा है जिसके कारण टॉर्क है। कौन है वो? फ्रिक्शन। तो पक्की बात है कि फ्रिक्शन, क्या फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है? आप बोलोगे ना सर, सेंटर ऑफ मास के बाद अगर फ्रिक्शन यूं लग रहा होता तो उसका टॉर्क आता है ऐसे। सर पक्की बात है कि फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है कि सेंटर ऑफ मास के बाद उसका टॉर्क आएगा अल्फा की तरफ। तो आप कह सकते हो कि इस बॉल पर फ्रिक्शनल फोर्स विल बी लाइक दिस, दैट इज Fs, static friction. That is your static friction Fs. I hope that's okay. पहला काम हो गया बेटा, इतना ही कहा था कि ड्रॉ FBD ऑफ द बॉल, और कुछ मैंने कहा ही नहीं। जितने बच्चों ने बेटा सही किया है, वेरी गुड। अब अगला सवाल के बेटा बोलते ही पॉज कर लिया करो, है ना, फिर अपना खुद सॉल्व कर लिया करो, फिर मैं कर रहा हूँ वो देख लिया करो। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉल, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, वो तो एक ही बात है बेटा, ए आ जाएगा तो अल्फा भी आ जाएगा, एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल, बॉल पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अभी निकालते हैं, बड़े आराम से निकालते हैं। पहले तो वही दिमाग में आता है, F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स? तो मेरे बच्चे बोलेंगे देखो सर, नॉर्मल और mg cos तो कैंसिल हो रहा है, क्योंकि बॉल का इस तरफ कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, बॉल का एक्सेलरेशन है डाउन द इंक्लाइन। काश मुझे डाउन द इंक्लाइन फोर्स पता लग जाए, पता ही है mg sin थीटा है ऐसे, फ्रिक्शन है ऐसे, तो डाउन द इंक्लाइन नेट फोर्स है mg sin थीटा minus Fs must be equal to mass into acceleration of center of mass. Acceleration of center of mass है A। दूसरी इक्वेशन टॉर्क, कहां से? सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास से mg का टॉर्क जीरो, नॉर्मल का टॉर्क जीरो, सिर्फ किसका टॉर्क? फ्रिक्शन का। कितना? Fs इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, ये है अल्फा की तरफ। तो लिख दो, कहां लिख देंगे? यहां लिख देंगे Fs इंटू आर इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। टॉर्क लिख रहे हो यहां से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहां से, सॉलिड स्फीयर है, यहां की ओर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा। अल्फा को अल्फा लिख दो या a/r लिख दो, एक ही बात है। r से r से r गायब। मेरे पास आ गया है mg sin थीटा is equals to 7/5 ma। m से m कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 5g sin थीटा बाई 7।
एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, सही लग रहा है यार। अगर ये इतना आ गया तो अल्फा आ गया कितना 5g साइन थीटा बाई 7r। इसको पटको बेटा तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है? स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू आ गई है 2/5 ma। एक वर्ड मैंने लिख दिया है 5g साइन थीटा बाई 7, 5 से 5 कैंसिल, दैट इज 2mg साइन थीटा बाई 7। यह आ गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स। इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए एक बार है ना, एक्सेलरेशन है, मैं साइड में लिख देता हूं। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 5g साइन थीटा बाई 7। बाकी तो ठीक है बढ़िया। चलिए बच्चों मिटा रहा हूं उसको मैं। अच्छा कर दिया, बढ़िया कर दिया, आगे चलो। अब मेरा कोई बच्चा सोच रहा होगा बैठा बैठा कि सर आपने कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन सर मैं तो ये सोच रहा था जैसे ये बॉडी है ना प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है, मुझे फील आ रही है कि दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज प्योर रोलिंग ऑन ए फिक्स सरफेस। प्योर रोलिंग कर रही है किस पे? फिक्स सरफेस पे। तो सर इस पॉइंट की वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट सर 0 लग रही है। तो सर ऐसे फील आ रहा है जैसे ये वाला पॉइंट हिंज की तरह बिहेव कर रहा हो। तो सर क्या मैं इसे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल सकता हूं? हाँ बेटा मुझे तो लग रहा है बोल सकते हो। तो सर यहां से भी आंसर आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। टॉर्क अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा। यहां के अबाउट mg कॉस्ट का टॉर्क 0, नॉर्मल का टॉर्क 0, अब की बार तो फ्रिक्शन का टॉर्क भी 0, सिर्फ किसका? mg साइन थीटा का। mg साइन थीटा है ऐसे और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r। तो टॉर्क आ गया है mg साइन थीटा into r, that should be equal to what? That should be equal to moment of inertia into alpha। अगेन बेटा अपन तो स्मार्ट बच्चे, यहां से टॉर्क लिखेंगे तो यहीं से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। यहां के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 2/5 mr², तो यहां के अबाउट आएगा 7/5 mr²। मेरे बच्चों को तो फॉर्मूला भी याद है 7/5 mr² इंटू अल्फा। अल्फा लिखना चाहो अल्फा लिख दो, अल्फा को a/r लिखना चाहो a/r लिख दो। m से m कैंसिल और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास वही आ गई, दैट इज 5g sin थीटा बाई 7। फिर ना वही अल्फा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। आई रियली होप आप बेटा बात तो समझ ही गए होंगे। मैं आपसे बेटा एक दो बातें और पूछना चाह रहा था। मैं आपसे बेटा एक दो बातें और पूछना चाह रहा था। मैं अगेन एक दो बातें आपसे इस तरह से पूछूंगा कि मैं आपसे कुछ निकलवा सकूं। मैं आपसे फाइनली कुछ ना कुछ निकलवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपसे ही वो सारा का सारा काम करवाऊं तो आप भी उस तरह से फैसिनेट हो पाए। ठीक, तो अगला काम, फाइंड टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बॉल को? बेटा बॉल जब यहां कहीं पहुंचेगी वेलोसिटी v होगी, एंगुलर वेलोसिटी बेटा v/r होगी क्योंकि प्योर रोलिंग कर रही है। ये वाला टाइम पूछा है, वो अगर t = 0 है तो ये टाइम पूछा है। आप बोलोगे सर बहुत आसान है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ 5g sin थीटा बाई 7। अगर ये डिस्टेंस है h तो ये डिस्प्लेसमेंट है h अपॉन साइन थीटा। बेटा h अपॉन साइन थीटा है ना, परपेंडिकुलर h है तो हाइपोटेनस h बाई साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पूछा है। बेस्ट इक्वेशन कौन सी है? s = ut + ½ at²। तो s = ut + ½ at²। ये फॉर्मूला लगा दो इस बॉल के सेंटर ऑफ मास पर। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए h बाई साइन थीटा। इनिशियली रिलीज किया है तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0,
प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 5g साइन थीटा अपॉन 7 इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू आ गई बेटा, कितनी आ गई? 14h अपॉन 5g साइन स्क्वायर थीटा का रूट। (14h अपॉन 5g साइन स्क्वायर थीटा, ये टाइम आ गया। बढ़िया, आगे चलो। फाइंड स्पीड एंड एंगुलर स्पीड ऑफ बॉल व्हेन इट रीचेस ग्राउंड। बॉल जब सबसे नीचे नीचे पहुंचेगी उस टाइम पर बॉल की स्पीड और ओमेगा कितनी होगी। सोचने के और भी तरीके हैं, उस पर भी आएंगे, लेकिन मेरा बच्चा अभी तो ये सोच रहा है कि सर यहां से यहां तक का टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है और फाइनल स्पीड। अब बेटा स्पीड पूछिए बॉल की, मतलब बॉल के सेंटर की स्पीड पूछी है, ठीक है सर। बॉल की सेंटर की इनिशियल स्पीड पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम निकालना है, फाइनल स्पीड पूछिए। सर v इक्वल्स टू यू प्लस 8 लगा दूं, लगा दो, आ जाएगा आंसर। सर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस लगा दूं, लगा दो, आ जाएगा आंसर। तो बॉल के सेंटर की अगर मुझसे स्पीड पूछी है तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज 5g साइन थीटा अपॉन 7। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। एस कितना है बेटा? h अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल, v की वैल्यू आ गई है अंडर रूट ऑफ 10gh/7, अंडर रूट ऑफ 10gh/7 ये स्पीड आ गई है। और अगर मैं आपसे ओमेगा पूछूंगा तो वो आपके पास आएगा ऑफ कोर्स v/r, तो अंडर रूट ऑफ 10gh/7r²। कोई कहते सर ये v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस ना लगाऊं और सर v इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगाऊं, तो लगा सकते हो। यहां से तक आपको टाइम तो पता ही है, तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगा दो। मेरे ख्याल से तो आंसर आना चाहिए, देख लेते हैं, मेरे ख्याल से तो आना चाहिए बेटा। सेंटर की वेलोसिटी निकालने के लिए v इक्वल्स टू यू प्लस 80 भी लगा सकते हो, मेरे ख्याल से तो आंसर आना चाहिए। फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास प्लस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज 5g sin theta upon 7 into time. Time is of course 14h upon 5g sin square theta। sin square theta और sin theta क्या हो गया? कैंसिल। मेरे पास आ गया है v इज इक्वल्स टू 25g स्क्वायर आया तो बेटा वो हो गया 5g, नीचे बेटा 7 का स्क्वायर आया तो ऊपर आपका 2 बच गया, h बच गया बड़ा, नीचे आपका 7 बच गया बड़ा। वही वापस से आंसर आ गया, दैट इज रूट 10gh/7। ओमेगा ऑफ कोर्स बड़ा v/r होगा। लास्ट सवाल, मतलब लास्ट सवाल ऐसे, बाकी बेटा बात तो और भी पूछूंगा, इसी का लास्ट पार्ट पूछ रहा हूं आपसे बेटा। दैट इज फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल when it reaches ground। जब बॉल सबसे नीचे पहुंचेगी, ग्राउंड पे पहुंचेगी, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। और मेरे बच्चे बोले सर ये तो वो कर रही है प्योर रोटेशनल मोशन, सॉरी कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। सर कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन करती है तो आपने हमें याद करा रखा है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ I about center of mass into ओमेगा का स्क्वायर। हाफ मास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर बेटा देखना 10gh/7 प्लस हाफ I about सेंटर ऑफ मास बेटा, I about सेंटर ऑफ मास इज 2/5 mr² इंटू ओमेगा का स्क्वायर बेटा। ओमेगा का स्क्वायर इज ऑफ कोर्स
10 GH अपॉन 7 R², R² कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। बेटा देखना क्या आंसर आ गया, 5 mgh/7 प्लस 2 mgh/7। आई थिंक इट हैज कम्स आउट टू बी mgh। तो इसका मतलब ग्राउंड पर पहुंचते ही काइनेटिक एनर्जी आपकी mgh होगी। यार यहां से यहां तक पहुंचने पर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी भी mgh है, और जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है वो भी mgh है। अरे यार ये वाली बात तुम डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, एंड द लॉस इन पोटेंशियल एच हाइट अगर नीचे आ रहा है तो लॉस इन पोटेंशियल इज mgh, एंड दैट शुड बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। बट गेन इन काइनेटिक इज k फाइनल माइनस k इनिशियल, इनिशियल तो रेस्ट पे था, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो mgh आई है वो तो ऑब्वियस थी कि वो तो आनी थी। सर ऐसे कैसे आनी थी, फ्रिक्शन भी तो लग रहा है, फ्रिक्शन तो एक्सटर्नल फोर्स है। बड़ा फ्रिक्शनल स्टैटिक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स का वर्क डन इस बॉल पर 0 है, चेक कर लो। भले ही इस बॉल पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाओ पीछे की तरफ, लेकिन इस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है ऐसे ऐसे इस तरफ। आप तो जानते ही हो प्योर रोलिंग के अंदर इस पॉइंट का इस तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है और इस तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ऑफ कोर्स इस फ्रिक्शन का ना कोई पावर है, ना कोई वर्डन है, ना नॉर्मल का वर्डन, ना फ्रिक्शन का वर्डन, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का वर्डन। ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स, हम बड़े आराम से टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कह सकते हो कि इस केस में आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए थी, है कि नहीं बेटा? और हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल, ऐसे हम बोल सकते थे। अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ, हमने बहुत मेहनत से आपको कन्विंस किया बेटा कि देखो कैसे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है इस बात से अगर तुम कन्विंस हो तो उसको हम यूज भी करेंगे, इसको हम यूज भी करेंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप है ना बिना एक्सेलरेशन निकाले ये बॉल जब सबसे नीचे पहुंच जाएगी तो ये वाली v निकालो, और अगली बार ये v और ओमेगा ग्राउंड पर पहुंचने पर बॉल के पास क्या v और क्या ओमेगा होगा, ये ऐसे निकालो बिना एक्सप्रेशन निकाले, बिना s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर लगाए, बिना v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 into a into s लगाए। तो आप बोलना कि सर मुझे ये वाले v और ये वाला ओमेगा चाहिए, तो मैं यहां से यहां तक टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करूंगा और मैं कहूंगा कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। Loss in potential energy is mgh. That should be equal to gain in kinetic. Gain in kinetic is half mv square. This is translational. Plus half 2 by solid था ना? हाँ, 2 by 5 mr square into omega square. This is translation. This is rotational. I think that comes out to be mgh plus half mv square plus 1 by 5 mr square into omega square. Omega square can be written as v square upon r square. v निकाल लेते हैं, फिर ओमेगा तो ऑफ कोर्स v by r आ जाएगा। That comes out to be 10 बड़ा नीचे आ गया, 7 ठीक है, और हमारे पास v की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? वही अंडर रूट ऑफ 10gh/7, और ऑफ कोर्स ओमेगा कितना आ गया? v/r। तो अगली बार ग्राउंड पर जब बॉल पहुंचेगी तो उसके पास कितनी स्पीड होगी, कितनी एंगुलर स्पीड होगी, उसके लिए हमें इतना अधिक करने की जरूरत है कि TMEC लगा रहे हैं, सॉरी क्या न्यूटन्स पर लगा रहे हैं, फिर एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, फिर v = u + 80 या फिर v² = u² + 2 into a into s लगा रहे हैं। इतना सब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सीधा ही हम यहां से लेकर यहां तक टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। चलिए अपनी जो एसेंशियल शीट है, एसेंशियल शीट के अंदर एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2, बड़ा मैं उसमें आपको ABCDEF दे चुका हूँ,
आप एक बार के लिए जी और एच कर सकते हो, बाकी होमवर्क बड़ा कल देंगे, ठीक है। जी और एच कर सकते हो। जी तो एंगुलर मोमेंटम पे ही शायद मैंने पहले भी दे दिया हो, मुझे याद नहीं, मैंने जी और एच, ठीक, जी और एच कर, बाकी बड़ा इस पर कल थोड़ा और पढ़ेंगे उसके बाद।